दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले पारिस्थितिकी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव और उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है और कुछ स्रोतों के अनुसार दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1865 में रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के अर्थ में किया था और इसकी विस्तृत व्याख्या किया था। और ओइकोलॉजी शब्द दोस्तों, आप जान लीजिए कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस यानी हाउस और लिविंग स्पेस और लोगोस का मतलब साइंस या स्टडी होता है, तो इससे बना है। और अर्नेस्ट हैकल 1869 में इसकी परिभाषा देते हुए लिखे हैं कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इसी तरह यूजीन ओडम ने 1963 में पारिस्थितिकी की परिभाषा देते हुए कहा है कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो किसके बीच? और आप जानते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। आप जान लीजिए, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव और उसके बाह्य वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? ऑप्शन देखिए, जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, डी आर स्टोडर्ट ने या फिर टांसले ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, टांसले। दोस्तों, 1935 में ए जी टांसले द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई और ए जी टांसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? देखिए, यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थों का लगातार निवेश यानी इनपुट और बहिर्गमन यानी आउटपुट होता रहता है। बंद तंत्र में ये क्रियाएं विद्यमान नहीं होती हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में ऑप्शन सी आपका सही नहीं है कि ये एक बंद तंत्र होता है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र जो है वो खुला तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, किन चार घटकों के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है? आपको बताना है। तो इसमें अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक होते हैं। यानी अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण होता है और जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक शामिल होते हैं। तो इस तरह से आप जान लीजिए, जैविक और अजैविक संघटकों के मिलन से, सम्मिलन से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पहला कथन है कि पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है।
अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। इसमें कथन है कि जीवमंडल एक खुला यानी विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ए यानी कथन तो सही है लेकिन कारण आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों जैवमंडल क्या है? तो जैवमंडल जो है मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत होती है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा जैवमंडल जीवों का भरण पोषण करता है। ये एक ओपन सिस्टम यानी खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र से पोषण कभी समाप्त नहीं होते, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है और ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन चलता है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिक तंत्र जो है वो जैवमंडल यानी बायोस्फीयर होता है। जैवमंडल बायोस्फीयर में मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। इसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं और ये मंडल जीवों का भरण पोषण करता है और इस तरह से जैवमंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र यानी बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है जिसके जैविक यानी बायोटिक और अजैविक यानी एबायोटिक दो संघटक होते हैं। तो आप जान लीजिए कि जो अन्य विकल्प दिए गए हैं जैसे जलमंडल, जीवोम और स्थल मंडल, ये तीनों पारिस्थितिक तंत्र जैव मंडल के अंतर्गत ही आएंगे। इसलिए पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिक तंत्र जो है जैव मंडल हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पारितंत्र के घटकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। आप देख लीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, आवास, पारितंत्र, निकेत, बायोम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। याद रखिएगा, किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह आवास यानी हैबिटेट कहलाती है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा जीवों यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं उसको दोस्तों पारितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या आप देख लीजिए कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र का निर्माण करते हैं जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। और पारितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसमें क्या आता है? जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र और फिर भूदृश्य। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, जीव से जैवमंडल तक का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जनसंख्या आती है, उसके बाद समुदाय, फिर पारिस्थितिक तंत्र आता है जिसमें वो समुदाय निवास करते हैं, उसके बाद निश्चित क्षेत्र या दृश्य आता है। और आप जान लीजिए कि एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक जातियों की जनसंख्या को मिलकर समुदाय का निर्माण होता है और कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और एक निश्चित भूक्षेत्र या भूदृश्य में एक या अधिक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? आपको बताना है। तालाब, खेत, वन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो खेत जो है दोस्तों, खेत जो है ये मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं कूट के आधार पर। तो सबसे पहला जो कथन है कि पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, तो ये आपका सही नहीं है। और चौथा है कि वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, तो ये भी आपका सही नहीं है। 1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। कथन ऑप्शन 1 ए आपका सही है, 1 और 2 सही है। और देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वपोषित संघटक और परपोषित संघटक। स्वपोषित, जिनको ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स कहा जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। उपभोक्ता परपोषी जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। वियोजक जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक में नहीं बल्कि कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इकोसिस्टम के संबंध में सही क्या है? तो इकोसिस्टम उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये आपका सही कथन हो जाएगा। दोस्तों, उत्पादक जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी से अधिक होती है और पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि प्रकृति किस तरह से इकोसिस्टम यानी पारितंत्र में संतुलन स्थापित करती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है आपका कि पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, तो ये गलत है क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कारण है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। तो ए यानी कथन गलत है, कारण सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, एक पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और पारितंत्र जो है जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। पारिस्थितिक तंत्र में अजैव तत्वों के भौतिक प्रावस्था में परिवर्तन और इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागम के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं और मानव क्रियाओं से वातावरण जरूर प्रभावित होता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या झील? तो आप देखिए, धान का खेत जो है ये मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, जबकि वन, झील और घास के मैदान ये प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ऑप्शन है मरुस्थली, घास का मैदान, पर्वतीय या सामुद्रिक। तो सही उत्तर ऑप्शन डी सामुद्रिक। और आप जानते भी हैं पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। ये तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र एक अस्थायी पारितंत्र का उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो उत्तर है समुद्र। दोस्तों, समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है और पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है और ये पृथ्वी के लगभग 71% सतह के ऊपर विस्तृत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो आप जानते हैं सागरी या महासागरी पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर है और सागरी या महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। सागरी पारिस्थितिक तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर होता है। सागरी जल खारा होने के कारण, घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश और तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है?
देखिए, पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, सागरी पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र या अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र। तो सही उत्तर है सागरी पारिस्थितिक तंत्र। दोस्तों, सागरी पारिस्थितिक तंत्र जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है, क्योंकि प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वे स्थलीय और जलीय तंत्र कहलाते हैं। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र ये स्थलीय पारितंत्र के उपभाग हैं, जबकि सागरी पारिस्थितिक तंत्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य भाग है और ये तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। सागरी या महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। अब आइए दोस्तों, पारिस्थितिकी असंतुलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों को काटना, वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन या जैव मंडल भंडार। तो सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, वनों की कटाई पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता, बल्कि इससे पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। याद रखिएगा, वनों की कटाई पारिस्थितिकी संतुलन के लिए नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? देखिए, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल या वर्षा की परिवर्तनीयता। तो सही उत्तर है वनोन्मूलन। दोस्तों, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में से एक वनों का उन्मूलन या कटाव है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ और अकाल तथा वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण या द्वितीयक कारणों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण। तो सही उत्तर लकड़ी काटना यानी वनों की कटाई दोस्तों पारिस्थितिकी असंतुलन के मूल कारणों में है, जबकि सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव और वनारोपण कार्यक्रमों से पारिस्थितिकी संतुलन बढ़ाने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन और वन्य जीव सुरक्षा। तो सही उत्तर है औद्योगिक प्रबंधन। दोस्तों, जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अब आइए खाद्य श्रृंखला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन क्या होती है? तो दोस्तों, किसी पारिस्थितिक तंत्र के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जीवों में दोस्तों आप जान लीजिए कि जीवों में ये ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है और खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और आप जान लीजिए कि जीवों द्वारा ऊर्जा का ये प्रवाह यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशी होता है। और आप खाद्य श्रृंखला के बारे में जानते हैं, जैसे घास उत्पादक है, इसको टिड्डा खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डे को मेढक खाता है जो कि द्वितीयक उपभोक्ता है, और मेढक को सांप खा लेता है जो कि तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। अब आइए प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो सही उत्तर है घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाद्य श्रृंखला में जो विभिन्न घटक हैं उनका सही क्रम इस तरह से हो जाएगा कि घास उत्पादक है, इसको टिड्डा खाता है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, टिड्डे को मेढक खाता है द्वितीयक उपभोक्ता, और तृतीयक या उच्चस्थ उपभोक्ता जो है वो सर्प है जो कि मेढक को अपना आहार बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। घास, गेहूं, आम ये नहीं। घास, बकरी, आदमी सही है। बकरा, कौआ, हाथी, घास, मछली, बकरा या इनमें से कोई नहीं। तो घास को बकरा खाता है, बकरा को आदमी। तो ये जो ऑप्शन बी है ये आपके खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। और खाद्य श्रृंखला का क्रम उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होता है। इसमें घास उत्पादक है, बकरा उपभोक्ता और आदमी द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है?
वायु, वनस्पति, जीवाणु और जानवर? तो सही उत्तर है वायु। दोस्तों, जैविक संगठक या बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे जीवित वस्तुएं हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें वायु जो है जीवीय संगठक नहीं है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर 3 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला एक जाति के समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। सही नहीं है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। तो ये सही नहीं है। केवल और केवल कथन एक सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसको फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे और जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, केवल एक ही जाति की समष्टि के अंतर्गत नहीं। और दूसरी बात यह कि खाद्य श्रृंखला दूसरों का आहार बनने वाले प्रत्येक जीव की संख्याओं का निर्देशन नहीं करती है। कथन 3 गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पारिस्थितिक तंत्र में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो यहाँ पर देखिए, चींटी, हिरण, लोमड़ी और बाघ। इसमें से बताना है कि कौन से प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो आप देख लीजिए, चींटी और हिरण ये प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं, 1 और 2। दोस्तों, किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। और आप देख लीजिए, हिरण शाकाहारी है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है। ये पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या होंगे, आपको बताना है। पहला है कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल सही है। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, ये सही नहीं है। और इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट आ सकती है। तो बिल्कुल 1 और 3 इस प्रश्न के अंतर्गत सही कथन हो जाएंगे आपके। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, ये तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में जो है लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। ये बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है। इसलिए तितलियों की संख्या में गिरावट से खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव क्या है? निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो सही उत्तर है मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। क्यों? क्योंकि शाक सब्जियों और फल आदि का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, आपको बताना है। फाइटोप्लैंक्टन्स, समुद्री अपतृण, समुद्री आवृतबीजी या जलीय ब्रायोफाइट्स। तो सही उत्तर है फाइटोप्लैंक्टन्स। दोस्तों, समुद्र की जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पृथ्वी की वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? देखिए, गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे। तो इसमें तो क्लियर है, हरे पौधे दोस्तों ये प्राथमिक या उत्पादक घटक होते हैं। और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं? शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी या हरित पादप। तो आप जान लीजिए, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। सभी हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उनको प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं कौन? परजीवी, वियोजक, उत्पादक या उपभोक्ता? तो आप जान लीजिए वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। एक और जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और मृदा से खनिज और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे स्वयं उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान है। और वियोजक जो हैं वो मृत जीवों का अपघटन करके पुनर्चक्रण का कार्य करते हैं। तो जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य जो है बिचौलिया का कार्य, ये आपके जो है वियोजक भी करते हैं और उत्पादक भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन के रूप में, यहाँ पर कोई एक ऑप्शन क्लियर नहीं किया जा सकता है इसमें, लेकिन अधिकतर वियोजक को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में दो कथन हैं, आपको उन पे विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि स्वपोषी या स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है, तो बिल्कुल सही, एक और दो दोनों आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में जैविक संगठनों को, संघटक जो होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, स्वपोषी और परपोषी संघटक। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। इनमें हरे पौधे आते हैं, प्राथमिक पोषण या उत्पादक कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों यानी प्राकृतिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता से और तृतीय उपभोक्ता प्रायः द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं। इसको इस रेखा चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। पेड़ जो है आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे ये सूर्य के प्रकाश से ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इनको उत्पादक कहा जाता है। उत्पादकों को शाकाहारी लोग जो है उपयोग करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और इन शाकाहारी जीव जंतुओं को मांसाहारी जो है अपना भोजन बनाते हैं, जिनको द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। और इसके बाद मांसाहारियों के ऊपर शीर्ष मांसाहारी होते हैं जो तृतीयक या शीर्षस्थ उपभोक्ता कहलाते हैं। और ऊर्जा का प्रवाह देखिए इसी क्रम में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, ये सही नहीं है। अजैविक अवयव जीवाणु, ये भी सही नहीं है। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, ये आपका सही सुमेलित है। और वर्षा ग्लोबल वार्मिंग सही नहीं है। दोस्तों हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र सही सुमेलित है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है, न कि पर्वत। जीवाणु जैविक घटकों में शामिल हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है मीथेन आदि गैसें उत्तरदायी हैं, वर्षा उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। देखिए विषाणु, कवक और जीवाणु, इनमें से किस प्रकार के जीव जो हैं अपघटक जीव कहलाते हैं। तो आप देख लीजिए कवक और जीवाणु यानी 2 और 3 आपके ये अपघटक जीव कहलाते हैं। अपघटक जीव वो होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। और अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ जो है अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो ये देखिए समुद्री आहार श्रृंखला है, इसमें डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग जो है सही क्रम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है डायटम। डायटम स्वपोषी होता है, इसको शाकाहारी उपभोक्ता क्रस्टेशियाई खाता है और इसको हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता अपने खाद्य के रूप में उपयोग करता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं पिरामिड। पिरामिड जो है ऊर्जा प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है। पिरामिडों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है दोस्तों कि पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो आप जानते हैं पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है कि पारिस्थितिक निकाय में सौर ऊर्जा प्राथमिक स्रोत जो है, सौर ऊर्जा है प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत। दूसरा प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कौन सा होता है। तो सौर ऊर्जा आप जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है, क्योंकि सभी जो गतिविधियां हैं ऊर्जा संबंधी वो सूर्य से ही प्रारंभ होती हैं। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, बिल्कुल सही है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, सही नहीं है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, गलत है। और प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं, ये भी गलत है। केवल और केवल कथन ए आपका सही उत्तर है कि जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है और जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिक प्रणालियों का योग होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, 10% रूल या 10% का नियम क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, 10% का नियम ये है कि ऊर्जा का खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। दोस्तों एक जीव वैज्ञानिक है लिंडेमान, इन्होंने 1942 में ये दर्शाया कि शाकाहारी जंतु उत्पादकों की तरह शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित रखता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है और इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भाग में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो सही उत्तर है हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में जो एनर्जी पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास यानी क्षरण होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर से किसी विशेष समय अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का द्योतक है। समुद्र में जैव मात्रा या जैव भार के पिरामिड प्रायः उल्टे होते हैं, क्योंकि मछलियों की जैव मात्रा पादप प्लकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ या घट सकती है। तो सही उत्तर है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के बाद बिल्कुल या निश्चित रूप से घटती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, यानी हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सही उत्तर आप जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको। तो सही उत्तर है पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है ये सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस को प्राप्त है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है, वन, तालाब, घासी स्थल या शुष्क स्थल में। तो उत्तर है दोस्तों तालाब में। आप जान लीजिए पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को जैव भार का पिरामिड कहते हैं।
और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो है तालाब, समुद्र आदि में जैव भार या बायोमास का पिरामिड उल्टा यानी इन्वर्टेड हो जाता है। तो जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है? तो समुद्र, जलीय या तालाब वाले पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड पाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। समसामयिक घटना चक्र समसामयिक सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उन पर आधारित प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान खंड के लिए बहुत उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।